स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सब दिसंबर सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही आसान शब्दों में साइकोलॉजी से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में या साइकोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2-4-5 वीडियो पढ़े हुए हैं, आप उस पे जाकर के, लिंक पे जाकर के, चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आज इस क्लास में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे उसका नाम है बुद्धि और उसका मापन। बुद्धि एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सीटेट के एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न लेकर के आता है। हालांकि बुद्धि पर काम कई लोगों ने किया, संज्ञानात्मक विकास भी बुद्धि से संबंधित है। आइए पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। ओके, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत आराम से समझते हैं। हमने कहा कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में मान लीजिए ये कोई बालक है, ठीक है, ये कोई एक बालक है, एक बच्चा है, नवजात शिशु है। अब आप देखिए कि इस पक्ष को जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इस पक्ष को हम कहते हैं मानसिक। याद रखिएगा, इस पक्ष को हम क्या कहते हैं? मानसिक कहते हैं, है ना, मानसिक पक्ष कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं मेंटल एस्पेक्ट। तो इसे हम क्या कहते हैं? मेंटल एस्पेक्ट्स। ठीक है, मेंटल एस्पेक्ट कह लीजिए या मानसिक पक्ष कह लीजिए। इस मानसिक पक्ष का मतलब हम केवल इतने हिस्से की बात कर रहे हैं। अब मानसिक पक्ष को अगर आप देखें तो इसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? मानसिक पक्ष को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। वो 2 हिस्से कौन कौन से हो सकते हैं, जरा वो देखिए। 2 हिस्से, सबसे पहले जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं वो हो सकता है, जिसे मस्तिष्क कहते हैं वो हो सकता है, अर्थात इस मस्तिष्क को मापा जा सकता है, इस मस्तिष्क को तौला जा सकता है। आपने शैशवावस्था में पढ़ा था कि जन्म के समय मस्तिष्क का भार जो होता है वो 350 ग्राम होता है, लेकिन किशोरा अवस्था में ये 1200 से 1400 ग्राम के बीच हो जाता है। कैसे हो जाता है? 1200 से 1400 ग्राम के बीच हो जाता है। आपको समझना ये है कि हमारे पास जितने भी शारीरिक अंग हैं उन सभी अंगों की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे हाथ की विशेषता क्या है? लिखना। आंखों की विशेषता क्या है? देखना। अच्छा, विशेषता कहने की जगह पर अगर हम योग्यता कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आंखों की योग्यता क्या है? देखना। नाक की योग्यता क्या है? सूंघना। कान की योग्यता क्या है? सुनना। जीभ की योग्यता क्या है? मतलब स्वाद लेना। तो कहने का मतलब कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में क्या है? एक योग्यता है, एक विशेषता है। तो जाहिर सी बात है हमारे मस्तिष्क में भी कोई योग्यता होगी, कोई विशेषता होगी। अच्छा, आप समझिए, अगर आपके हाथ पैर की योग्यता क्या है? चलना या लिखना पढ़ना। लेकिन इस, जैसे ये कि ये बॉटल है आपके सामने, मैंने कहा इसे उठाइए, आपने उठा लिया। क्या एक 2 महीने का, 3 महीने का भी बच्चा जिस तरीके से आपने इस बॉटल को उठाया वो भी उठा सकता है? नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि उसके अंदर, उसके हाथों में बल नहीं है, ताकत नहीं है। ठीक है, तो हमारे हाथों की योग्यता किससे प्रदर्शित होती है? बल से, ताकत से। ठीक है, तो इस मस्तिष्क की भी अपनी एक योग्यता है, इस मस्तिष्क की भी अपनी एक विशेषता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। बुद्धि को ना तो मापा जा सकता है, ना तो तौला जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है। सिंपल भाषा में अभी हम बताएंगे, टर्मन ने मापन किया था 1916 में, लेकिन अभी फिलहाल आपको समझने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए कि जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है हमारा, है ना, ब्रेन आपने देखा होगा इस प्रकार से बटा होता है। जो मस्तिष्क है हमारा वो मूर्त रूप में हमारे पास उपस्थित है, किंतु जो बुद्धि है, जो इस मस्तिष्क की पावर है, जो इस मस्तिष्क की ताकत है, उसे हम बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। इस बुद्धि को हम किस पक्ष में मानते हैं? अमूर्त। अमूर्त का मतलब जिसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता, जिसे आज तक देखा नहीं गया। ठीक है, अब जब देखा नहीं गया तो इस पे अनुमान लगाया गया। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जैसे बल पे अनुमान लगाया, वैसे ही बुद्धि पर अनुमान लगाया, है ना, बुद्धि के द्वारा किए गए कामों पर अनुमान लगाया। अब इस बुद्धि के अनुमान से बुद्धि की व्याख्या की गई।
जो आज आप अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हो कि बुद्धि क्या है, इसका मापन कैसे संभव हो पाया, किस प्रकार से अनुमान लगाया गया। ठीक, तो सबसे पहली बात आपको तो यह जानना पड़ेगा कि बुद्धि से संबंधित कितनी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। बुद्धि से संबंधित आपसे 4 चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन यहां पे आपको 5 बातों को पढ़ना है। सबसे पहले बुद्धि के अर्थ को पढ़ना है। ठीक है, बुद्धि के अर्थ के साथ साथ इसके प्रकार को भी आपको पढ़ लेना है। अर्थ और प्रकार पढ़ने के बाद आपको परिभाषा भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि परिभाषा भी पूछी जाती है, 1-2 परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। तीसरा, बुद्धि से संबंधित कितने सिद्धांत हैं ये भी आपको जानना चाहिए, या इस सिद्धांतों को दिया किसने, किस मनोवैज्ञानिक ने किस सिद्धांत को दिया, उसको भी आपको जानना चाहिए। चौथा पॉइंट, इसका आपको मापन करना चाहिए, इसका परीक्षण करना चाहिए, जो एग्जाम में पूछता है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। फिर 5वें नंबर पर इसका वर्गीकरण भी किया गया। टर्मन ने 1916 में बुद्धि को क्लासिफाइड किया। किसने किया? टर्मन ने 1916 ईस्वी में बुद्धि को क्लासिफाइड किया और इसका वर्गीकरण किया। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको 5 चीजें पढ़नी है। अर्थ और प्रकार पढ़ना है, इसकी परिभाषा पढ़ना है, सिद्धांत पढ़ने हैं और मापन और परीक्षण पढ़ना है। साथ ही साथ वर्गीकरण को भी, टर्मन के वर्गीकरण को भी पढ़ना है। देखिए, जब हम बात करते हैं बुद्धि के अर्थ की, परिभाषा की, तो बुद्धि के अर्थ में हम ये कह सकते हैं, जो बुद्धि है ये एक अमूर्त मानसिक या मस्तिष्क की योग्यता है। यह एक अमूर्त मानसिक योग्यता है। इस मानसिक की जगह पर हम मस्तिष्क भी लिख सकते हैं। इस मानसिक की जगह पर हम मस्तिष्क भी लिख सकते हैं। अर्थात बुद्धि क्या है? अमूर्त, एक अमूर्त योग्यता है। किसकी अमूर्त योग्यता है? हमारे ब्रेन की, हमारे मस्तिष्क की एक अमूर्त योग्यता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो और आपने जनरल भाषा में देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं आपके पास विवेक नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, है ना, आप जानकार नहीं हैं। तो कहने का मतलब विवेक, समझ, जानकारी, या कुछ लोग कहते हैं समायोजन की कमी है, कुछ लोग कहते हैं व्यवहार की कमी है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि वो बुद्धि से थोड़ा सा कमजोर है। तो विवेक को भी हम बुद्धि कहते हैं, समझ को भी हम बुद्धि कहते हैं, समायोजन को भी हम बुद्धि कहते हैं। कहने का मतलब इन सभी शब्दों का संबंध किससे होता है? बुद्धि से होता है। ठीक है, तो अर्थ तो आप समझ गए कि बुद्धि क्या है। बुद्धि एक अमूर्त मानसिक योग्यता है, जिसे हम देख नहीं सकते कि वो काले रंग की है, लाल रंग की है, उसके रूप, रंग, आकार का आकलन हम नहीं लगा सकते हैं। हाँ, वो कैसे काम करती है, इस पे मनोवैज्ञानिकों ने अनुमान अपना व्यक्त किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अर्थ हो गया। किसका अर्थ? बुद्धि का अर्थ। अब हम बात करते हैं प्रकार की, है ना। प्रकार की जब हम बात करते हैं तो प्रकार में, अच्छा, प्रकार पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें और मैं बता दूं। प्रकार पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें और ये देखिए कि जैसे हमने आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे कार्य, फिर हमने लिखा व्यवहार, फिर हमने लिखा गुण, फिर हमने लिखा ज्ञान, फिर हमने लिखा समायोजन। ये ऐसे शब्द हैं। आज मैं आपको एक लाइन बताने चल रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, समझना है, और आपको लगता है कि साइकोलॉजी मुझे नहीं आती, तो आप शब्दों पर पकड़ बनाइए। और जिस दिन आपको शब्द साइकोलॉजी के समझ में आने लगेंगे, आपको साइकोलॉजी बहुत ही आसान शब्दों में आने लगेगी। ठीक है, तो कार्य, व्यवहार, गुण, ज्ञान, समायोजन, अर्थात किसी के बुद्धि की पहचान इन सारे शब्दों से की जा सकती है। कैसे? किसी के कार्य को देख करके उसके बुद्धि की पहचान की जा सकती है, किसी के व्यवहार को देख करके उसके बुद्धि की पहचान की जा सकती है, किसी के गुण को देख के उसके बुद्धि की पहचान की जा सकती है, किसी के ज्ञान को देख करके बुद्धि की पहचान की जा सकती है। और समायोजन, समायोजन का मतलब होता है आपस में तालमेल बिठाना। तालमेल बिठाने का मतलब होता है मिलजुल कर के रहना। तो जिसके अंदर समायोजन की कमी होती है,
वो बच्चा एडजस्ट नहीं हो पाता, मिलजुल करके रह नहीं पाता, अर्थात उसके अंदर बुद्धि की कमी होती है। देखिए, सब कुछ हमारा जीवन बुद्धि से निर्धारित होता है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम की दृष्टि से 1 या 2 नंबर के प्रश्न इसमें से आते हैं। ठीक, तो अर्थ के रूप में इतनी चीजें हमने देखा। अब हम बात करते हैं प्रकार की। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रकार की। अगर मैं प्रकार की बात करूं तो प्रकार में केवल एक नाम आएगा जिसे कहते हैं थॉर्नडाइक। जिसे क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने लोगों के कार्यों को देखा, व्यवहार को देखा और बुद्धि को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं जरा उसको देखिए। सबसे पहला थॉर्नडाइक ने कहा मूर्त बुद्धि होती है, फिर क्या होती है? अमूर्त होती है, और कौन सी होती है? सामाजिक बुद्धि भी होती है। उसके कहने का मतलब ये था थॉर्नडाइक के कि मूर्त प्रकार के मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं और सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। मूर्त का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो मूर्त चीजों पे काम करते हैं, अपने दिमाग को लगाते हैं, बुद्धि को लगाते हैं। जैसे मोबाइल बनाना है तो मूर्त का उपयोग कर मूर्त बुद्धि वाले बना सकते हैं। मतलब किसी यंत्र को बनाने में, किसी वस्तु को बनाने में जो इंटरेस्ट रखता है उसी को हम क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति। जैसे कारीगर हो गए, मिस्त्री हो गए, कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति हो गए, ये सब लोग किस प्रकार की प्रधानता होती है? इनमें मूर्त बुद्धि की प्रधानता होती है। फिर देखिए अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि का मतलब जो लोग चिंतन करने वाले होते हैं, कल्पना करने वाले होते हैं, उनके सामने वो वस्तु या वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता जिसके बारे में वो सोचते हैं। जैसे पोएट को देख लीजिए, कवियों को देख लीजिए, लेखकों को देख लीजिए, शिक्षकों को देख लीजिए, वैज्ञानिकों को देख लीजिए। तो ये सब दार्शनिक लोग जो होते थे, प्राचीन काल में दार्शनिक लोग होते थे, यूनान साइड में, अपने यहाँ भी होते हैं फिलोसफर। तो ये सब के पास कैसी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। एक प्रश्न आया था कि परामर्शदाता जो हमारी काउंसलिंग करते हैं उनके पास कैसी बुद्धि होती है? तो परामर्शदाता के पास होती है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का मतलब क्या होता है? सामाजिक बुद्धि का मतलब जो लोग मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपनी बातों को बहुत आसानी से आपसे मनवा लें, जैसे व्यापारी लोग हो गए, नेता लोग हो गए, तो है ना, जो व्यापारी होते हैं, दुकान वगैरह खोले रहते हैं, व्यापार करते हैं, जो हमारे देश के नेतागण हैं, उन सब के पास कैसी बुद्धि होती है? सामाजिक, अर्थात लोगों को मिलाने पटाने वाली जो बुद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक बुद्धि कहते हैं। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3। एक मूर्त बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि और एक कैसी बुद्धि? सामाजिक बुद्धि इन्होंने बताया। हम लोगों ने पहली हेडिंग देखा, इसको हम लोगों ने कर लिया, अर्थ और प्रकार को। ठीक है, अब जो परिभाषाएं दी गई, जो बुद्धि की परिभाषाएं दी गई, उन सब का की पॉइंट यही है। किसी ने कहा बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, किसी ने कहा बुद्धि अच्छे व्यवहार के प्रदर्शन करने की योग्यता है, किसी ने कहा बुद्धि ज्ञानार्जन, ज्ञान को अर्जित करने की योग्यता है। तो कहने का मतलब कि जितने भी परिभाषाएं दी गई हैं उन सब का की पॉइंट यही है। किसी ने कार्य शब्द का प्रयोग किया, किसी ने व्यवहार का, किसी ने गुण का। जैसे बकिंघम थे, बकिंघम ने कहा बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, ज्ञानार्जन करने की योग्यता है। इस प्रकार से परिभाषाओं के की पॉइंट हमने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, सिद्धांतों को किसी हम स्पेशल क्लास में सिद्धांतों की बात करेंगे। कुछ सिद्धांतों की बात हम कर ले रहे हैं, जैसे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों को अगर हम जल्दी से देखें तो एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत का मतलब बुद्धि एक कारक के रूप में है, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, है ना। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने, टर्मन और स्टर्न। ये 3 नाम याद रखिएगा। ये तीनों बुद्धि टॉपिक के हीरो हैं। जिस प्रकार से कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हीरो जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं और मोरल डेवलपमेंट के कोहलबर्ग हैं, उसी प्रकार से इस बुद्धि टॉपिक के जो हीरो हैं उनके नाम किस प्रकार हैं? बिने,
टर्मन और स्टर्न ने। ठीक है, तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने, टर्मन और स्टर्न ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? द्विकारक सिद्धांत का मतलब बुद्धि दो रूपों में है, एक जी और एक एस। जी का मतलब होता है जनरल, जी का मतलब जनरल, और एस का मतलब होता है स्पेशल। जनरल का मतलब होता है सामान्य बुद्धि जो सामान्य कामों को करने के लिए होती है, और स्पेशल का मतलब होता है विशेष बुद्धि जो विशेष कामों को करने के लिए होती है। और इसको दिया किसने? इसको दिया स्पीयरमैन ने। किसने दिया भैया? स्पीयरमैन ने दिया। तो सामान्य बुद्धि का मतलब ऐसी बुद्धि जो हमें जन्मजात रूप में प्राप्त होती है, बर्थ से प्राप्त होती है, जबकि विशेष बुद्धि का मतलब ये होता है कि जो बुद्धि हम वातावरण से अर्जित करते हैं, लोगों से सीखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेशल बुद्धि कहते हैं। किसने कहा? स्पीयरमैन ने। आइए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए समूह कारक सिद्धांत। बहुकारक और समूह कारक में ध्यान रखिएगा। समूह कारक सिद्धांत एक तरफ लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए बहुकारक सिद्धांत। समूह कारक और बहुकारक सिद्धांत ध्यान रखिएगा। समूह कारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत, सबसे पहले आपको यह देखना है कि समूह कारक सिद्धांत दिया किसने। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। जबकि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? चाहे कारक कह लीजिए, बहुकारक कह लीजिए, चाहे बहुतत्व कह लीजिए, बात एक ही है। बहुतत्व सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत। तो खंड भी आपसे पूछा जा सकता है। टोटल कहने का मतलब आपसे पूछेगा फैक्टर। ठीक है, तो बहुकारक सिद्धांत कितने हैं? मतलब बहुकारक सिद्धांत को दिया किसने? तो बहुकारक सिद्धांत को देने वाले थे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा कि बुद्धि में बहुत से कारक होते हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। जिस प्रकार बाइक होती है, मोबाइल होती है, कोई यंत्र होता है, उसके सभी अंग एक साथ मिल करके काम करते हैं, उसी प्रकार बुद्धि के भी कई अंग होते हैं जो एक साथ मिलकर के काम करते हैं। इसलिए इस सिद्धांत की संख्या न होने की वजह से इसे बालू का सिद्धांत या इसे परमाणु का सिद्धांत भी कहते हैं। तो बालू का सिद्धांत बुद्धि का बालू सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, बुद्धि का परमाणु सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। लेकिन बहुकारक से अलग थोड़ा सा था समूह कारक। समूह कारक में भी वही बात कही गई, लेकिन इसमें बुद्धि के तत्वों की संख्या कितनी बताई गई? 7। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बहुकारक और समूह कारक में क्या अंतर है, बहुकारक में तत्वों की संख्या निश्चित नहीं है, जबकि समूह कारक में तत्वों की संख्या निश्चित है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक बड़ा नाम जिसे कहते हैं जेपी गिलफोर्ड। एक बड़ा नाम जिसे क्या कहते हैं? जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया। इस संरचना सिद्धांत को हम त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत भी कह सकते हैं, या इसे हम त्रिविमीय सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं, 3 विमाएं होती हैं। किसकी? बुद्धि की। एक का नाम जो सबसे पहला था उसका नाम इन्होंने बताया विषय वस्तु। ठीक है, दूसरा नाम इन्होंने क्या बताया? दूसरा नाम इन्होंने बताया संक्रिया, और तीसरा नाम क्या बताया? तीसरा नाम इन्होंने बताया उत्पाद। तो विषय वस्तु, फिर संक्रिया, फिर उत्पाद, ये 3 विमाएं हैं बुद्धि की। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो बुद्धि का विषय वस्तु है उसे हम इनपुट कह सकते हैं, और इसे हम प्रोसेस कह सकते हैं, और इसे हम आउटपुट कह सकते हैं। अर्थात जब हम किसी चीज को सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसे हम विषय वस्तु कहते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसे संक्रिया कहते हैं। और जब हम किसी के सामने उसे प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, ये 3 पक्ष हैं किस सिद्धांत के? संरचना सिद्धांत के। संरचना सिद्धांत को दिया किसने था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे बुद्धि के जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब देखिए टर्मन ने 1916 ईस्वी में एक नाम, टर्मन 1916, टर्मन ने 1916 में बुद्धि का क्लासिफिकेशन किया, और उन्होंने बुद्धि के क्लासिफिकेशन में बताया, 7 भागों में बताया। क्या क्या बताया? जैसे उन्होंने कहा जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम हो,
फिर जो 71 से 80 हो, फिर जो 81 से 90 हो, फिर जो 91 से या 90 से 91 से 110 हो, फिर 111 से 120 हो, फिर 121 से 130 हो, फिर 130 प्लस हो। ठीक है, अब देखिए 70 से 80, फिर 81 से 90 या 80 से 90, आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे ऊपर, देखिए ऐसे समझिए इसको, ये जो बीच वाला है इसे हम कहते हैं सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति। ठीक है, इसे हम सामान्य, जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है, 91, 92, 93, 94 ऐसे करके 110 के बीच में, उसे हम सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि किसी भी कक्षा में 3 ही प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक होता है प्रतिभाशाली, एक होता है सामान्य बुद्धि का बालक, और एक होता है मंद बुद्धि का बालक। आइए देखते हैं। तो आपने देखा कि जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में हो उसे सामान्य कहते हैं। जो 80 से 90 के बीच में हो उसे हम कहते हैं मंद बुद्धि का बालक। जो इसके बीच में हो उसे हम कहते हैं अल्प बुद्धि का बालक। जो इसके बीच में है उसे कहते हैं जड़ बुद्धि का बालक। आइए 130 प्लस वाले को हम कहते हैं प्रतिभाशाली। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली। 120 से 130, 21, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके इसे हम कहते हैं तीव्र नहीं, इसे हम कहते हैं, ठीक है, प्रखर बुद्धि का बालक। ठीक है, और इसके नीचे होता है तीव्र बुद्धि का बालक। तो ये क्लासिफिकेशन किसका है? टर्मन का। टर्मन ने ये क्लासिफिकेशन करके बताया और बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब इनका परसेंटेज देख लीजिए। इनका परसेंटेज कैसे देखा जाए? किसी भी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चे अर्थात 50% बच्चे कैसे होंगे? सामान्य बुद्धि के होंगे। फिर 16% कैसे होंगे? मंद बुद्धि के। 7% कैसे होंगे? अल्प बुद्धि के। 2% कैसे होंगे? जड़ बुद्धि के बालक होंगे। जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए, ये प्रतिभाशाली भी 2%, प्रखर बुद्धि वाले भी 7% और तीव्र बुद्धि वाले भी 16% होते हैं। जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल में 100% आ जाएगा। कहने का मतलब कि टर्मन ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो इसी फॉर्म में किया था जो आपके सामने लिखा हुआ है। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि कह लीजिए या आईक्यू कह लीजिए। तो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ये मानसिक आयु और वास्तविक आयु क्या है? वास्तविक आयु का मतलब जो आपकी वास्तविक आयु है, ठीक है, आधार कार्ड के हिसाब से या जिस भी हिसाब से। और मानसिक आयु का मतलब ये है कि आपकी बुद्धि किस लेवल की है। जैसे सपोज दैट अगर कोई बच्चा क्लास 6 में है, ठीक है, किस क्लास में है? ठीक है, क्लास 6 में, तो उसकी एज अनुमान के तौर पर लगभग 10 से 11 साल होनी चाहिए। ठीक है, उसकी एज 10 से 11 साल होनी चाहिए। उसकी वास्तविक आयु कितनी हो गई? 10 साल हो गई। अब आप देखिए, अगर वो बालक क्लास 10th के प्रश्नों को सॉल्व कर लेता है, क्लास 10th की मैथ को, साइंस को सॉल्व कर लेता है, इसका मतलब उसके अंदर जो योग्यता है वो क्लास 10th के बराबर है ना। क्लास 10th का बच्चा कितने साल का होगा? ज्यादा से ज्यादा 14 साल का या 14 से 16 साल का होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 16 लिख दें, 16 का मतलब उसकी मानसिक आयु किस वर्ष के बच्चे के बराबर है? 16 वर्ष के बच्चे के बराबर है। इंटू 100 कर दें। अब आप देखेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा उसी को हम क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि। जितना भी आए आप टर्मन के उस वाले में देखिए। चलो देखिए,
टर्मन के उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किस में आएगा, प्रखर में आएगा कि तीव्र में आएगा कि प्रतिभाशाली में आएगा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और याद रखिएगा, इस फार्मूले को आपको जरूर याद रखना है। ये फार्मूला अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, ये फार्मूला आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु का मतलब क्या होता है, उसकी बुद्धि किस वर्ष के बच्चे के बराबर है, और वास्तविक आयु तो वास्तविक आयु होती है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ये हमने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया किसका, बुद्धि का। ठीक है, मापन बचा हुआ है, परीक्षण बचा हुआ है, कुछ सिद्धांत बचे हुए हैं जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और खूब आराम से आपको एक एक पॉइंट्स को बताएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, सीटेट में बहुत अच्छे नंबर ले आने हैं। थैंक यू सो मच।